आपने अगर वर्ल्ड का मैप अगर बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये एक पजल की तरह है। कई भिन्न भिन्न देशों की सीमाएं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपस में इस तरह से फिक्स हो रही हैं। जिस तरह से साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो फेस टू फेस वाली बाउंड्री है, आपको देखकर बिल्कुल साफ लगेगा कि कभी साउथ अमेरिका अफ्रीका में ही जुड़ा हुआ था। इसी तरह से बाकी सारे वर्ल्ड के मैप में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं आपस में फिट हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी सोचते होंगे कि काश अगर ये फिट होते तो कितना अच्छा रहता, हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अपनी कार से बिना किसी समुद्र को पार करके आराम से चले जाते। असंभव लगता है ना? करीब 30 करोड़ साल पहले ये संभव था। अगर वैसी ही स्थिति आज भी होती तो आज हम अपनी कार से इन जगहों पर आराम से जा सकते थे। 30 करोड़ साल पहले ये सारे के सारे एक ही साथ जुड़े हुए थे। सारी लैंड्स एक साथ जुड़ी थी, जुड़ के एक कॉन्टिनेंट बनाती थी, जिसे वैज्ञानिकों ने पैंजिया का नाम दिया है। पहले ये कॉन्टिनेंट सारे के सारे एक साथ थे। तब हमारे जो पड़ोसी देश थे वो चीन और पाकिस्तान ना होकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका हुआ करते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, तब ना सरहदें बटी थी, ना कोई देश बना था। बात करीब 20 करोड़ साल पुरानी है, जब हर तरफ हरियाली थी। पृथ्वी पर 3 बार लाइफ का उदय होकर नष्ट हो चुका था। चौथी बार लाइफ फिर से उदय हुई थी और डायनासोर, क्रोकोडाइल और कॉकरोच, इन्हीं जैसे जीवों का अस्तित्व पूरी धरती पर था। जुरासिक पीरियड की शुरुआत थी तो तकरीबन 20 करोड़ साल पहले जो एक बड़ा कॉन्टिनेंट पैंजिया था वो 2 सब कॉन्टिनेंट में डिवाइड होने लगा। पहला लोरेशिया, दूसरा गोंडवाना। लोरेशिया के अंदर उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप आते हैं, और जो गोंडवाना था उसके अंदर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आते हैं। पैंजिया के 2 भाग में डिवाइड होने पे 2 सब कॉन्टिनेंट बन गए और 2 सब कॉन्टिनेंट बनने से दोनों के बीच में एक ओशिन आ गया। इस ओशिन का नाम तेथिस ओशिन दिया गया। सवाल यह है कि इंसान को तो धरती पे आए सिर्फ 8 करोड़ साल हुए हैं, तो फिर ये थ्योरी किसने बताई? तो ये सब हमें किसने बताया? इस थीसिस को सबसे पहले एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट जिनका नाम अल्फ्रेड वेगनर था, उन्होंने ये थ्योरी सबसे पहले अपनी बुक में पब्लिश करी। 1912 में इन्होंने पैंजिया नाम की थ्योरी दी। इन्होंने ही दुनिया को सबसे पहली बार बताया कि ये जो सारे के सारे सब कॉन्टिनेंट हैं ये आपस में मिलकर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट बनाते थे और उसको पैंजिया कहते थे। उन्होंने फोसिल्स यानी जीवाश्मों का भी एग्जाम्पल दिया। जीवाश्म का मतलब इनका ये था कि 20 करोड़ साल पहले जो पेड़ पौधे जैसी चट्टाने या जैसे जीव जंतु पाए थे, तो इन पेड़ पौधों के या जानवरों के चट्टानों के जो नमूने थे, जो उत्तर अमेरिका में थे वही एशिया और यूरोप में थे। इसी तरह से जो गोंडवाना के साउथ अमेरिका में थे वही अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में थे। बट जैसा कि होता आया है वही हुआ। किसी ने भी इनकी थ्योरी को नहीं माना। इनका बहुत मजाक बना, उल्टा इन्हें बहुत सारी इंसल्ट का सामना करना पड़ा। सबका एक ही सवाल था कि ये कैसे पॉसिबल है, और ये सब अल्फ्रेड वेगनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन जब समुद्र के नीचे सन 1950 और 60 में जब मैग्नेटिक सर्वे का काम प्रारंभ हुआ, तब लोगों ने अल्फ्रेड वेगनर की उस वाली बात में सच्चाई देखी, और उसके बाद में जब और ज्यादा रिसर्च करी गई तब फिर उन लोगों ने अल्फ्रेड वेगनर की इस बात को सत्य माना। उसके बाद नए सिरे से थीसिस शुरू हुई। जो नई थीसिस शुरू हुई उसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का नाम दिया गया है। आखिरकार ये थ्योरी हमको क्या बताती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब है धरती पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका अलग अलग निरंतर दूर होते रहना। अब ये क्या है और कैसे होता है, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। मोटा मोटा आप ये समझिए कि ये जो धरती पर समुद्र की गहराई है और ये पहाड़ की जो ऊंचाई है ये नेग्लिजिबल है। मतलब चाहे वो पहाड़ का बेस हो या समुद्र का बेस हो, इनको एक जमीन के रूप में माना जा सकता है। अब आप ये जानिए कि जो पृथ्वी की सतह है वो हजारों किलोमीटर नीचे तक है, तो उसके आगे ये जो पहाड़ की ऊंचाई या समुद्र की गहराई है वो नगण्य है। ये दोनों जिस पर टिके हैं वो परत लिथोस्फीयर कहलाती है, और इसके नीचे जो किलोमीटरों लंबी जो गर्म लावे से बनी परत है वो एस्थेनोस्फीयर्स कहलाती है। लिथोस्फीयर अगर आप मोटा मोटा माने तो 70 से 100 किलोमीटर नीचे गहरे तक होती है। उसके बाद एस्थेनोस्फीयर्स, और उसके बाद धरती के और भी हिस्से हैं, लेकिन हमें अपने टॉपिक को समझने के लिए इन 2 हिस्सों को ही जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आज आपको मैं खौलते दूध के एग्जाम्पल से ये चीज समझाता हूँ। मान लीजिए एक पतीले के अंदर दूध खौल रहा है। दूध के ऊपर मोटी मलाई की परत है। मलाई की परत को आप लिथोस्फीयर मान सकते हैं, और जो खोलता दूध है उसे गर्म लावा एस्थेनोस्फीयर्स की लेयर मान सकते हैं। जिस तरह से जब बर्तन में दूध खोलता है तो मलाई की परत 2 भागों में टूटने के बाद जब दूध अपने लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाता है और वो उबाल आने को होता है, तो वो जो मलाई की परत है वो बाहर की तरफ ढकेलता है। सेम यही प्रोसेस टेक्टोनिक प्लेट्स का भी है, क्योंकि नीचे गर्म लावा है। जब गर्म लावा ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो बाहर की तरफ आता है, जो बाहर से जो गर्म लावा होता है वो फिर अंदर की तरफ आता है। तो ये दोनों साइड में एक रोटेशन बनाता है, और क्योंकि ये लावा इस तरह से घूमता है तो ऐसे ये जो प्लेट या जो लिथोस्फीयर है वो टूट के दूर होता रहता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया गोंडवाना से टूटकर जब वो चलना शुरू हुआ तो वो जाके यूरोप और एशिया के कॉम्बिनेशन से जाकर वो टिका। एशिया और इंडिया के कोलिजन से जो इन दोनों की जमीनों की जो परतें फोल्ड हुई उसने हिमालय का रूप दे दिया।
अब आप इसको इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दो कारों का एक्सीडेंट होता है, तो दोनों कारें जो होती हैं वो टकराने के बाद में उनके जो बोनट होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, आपस में मुड़ जाते हैं और ऊंचे नीचे हो जाते हैं। सेम इसी प्रोसेस से जब इंडिया वाली परत जब एशिया से टकराई तो उस कोलिजन से धरती ऊंची नीची हुई, उसी से हिमालय बना है। और ये सिर्फ टकरा के रुक नहीं गई है, ये आज भी जो इंडिया है वो एशिया के अंदर धंसता ही जा रहा है, क्योंकि जो इंडिया की परत है वो हल्की होने के कारण उसकी स्पीड बाकी प्लेट्स से कुछ ज्यादा है। बाकी प्लेट्स 4 सेंटीमीटर एक साल में बढ़ती हैं, लेकिन जो इंडिया वाली प्लेट है वो 20 सेंटीमीटर पर ईयर धंस रही है। और जो इंडिया है वो आज भी एशिया के नीचे धंसता जा रहा है, और जो हमारे हिमालय के पहाड़ हैं वो साल दर साल ऊंचे और ऊंचे होते जा रहे हैं। इसलिए जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है वही नेपाल के अंदर बार बार भूकंप आने की पूरी तरह से जिम्मेदार है।